सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अभी तक हमने एक पार्ट पढ़ा है जिसमें हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर का सामान्य परिचय और कंप्यूटर का इतिहास, जो कि साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे पर्सन साथियों पक्का आता है, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है, तो साथियों अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी होती है और पीढ़ी की क्या विशेषता होती है। साथियों आपको पता ही है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, एक स्विचिंग डिवाइस होती है, कंप्यूटर भाषा का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर की गति होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसका कुछ उपयोग होता है। तो साथियों एक एक करके हम सभी पीढ़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली पीढ़ी कौन सी थी? वैसे हमने कंप्यूटर के इतिहास में डिस्कस किया था कि 1930 मार्क 1 जो आविष्कार हुआ था, वहाँ से पहली पीढ़ी शुरू हो गई थी, और एनिएक, यूनिवेक, ये सारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो प्रथम पीढ़ी का क्या समय था, क्या विशेषताएं थी, सारी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम पीढ़ी का नाम लिखते हैं साथियों, पीढ़ी कौन सी पीढ़ी, फिर पीढ़ी का समय क्या था, पीढ़ी का समय क्या था, उस पीढ़ी में स्विचिंग डिवाइस कौन सी इस्तेमाल हुई, स्विचिंग डिवाइस, और उस पीढ़ी में साथियों जो स्टोरेज डिवाइस मेमोरी वो कौन सी इस्तेमाल हुई, जैसे स्टोरेज डिवाइस की बात करूं, उस पीढ़ी की साथियों गति क्या थी, गति की बात करूं, गति के बाद साथियों उस पीढ़ी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बात करें साथियों उस पीढ़ी में भाषा का, कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ, भाषा के बाद साथियों उस पीढ़ी की विशेषताएं क्या थी, और विशेषताओं के बाद में साथियों उस पीढ़ी का उपयोग कहाँ होता था, उस पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग होता था। और वो साथियों हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के तो ज़्यादातर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रथम पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी का जो एरा या समय वो साथियों शुरू हुआ था 1940 से 1956 तक। ये थी साथियों प्रथम पीढ़ी, 1940 से 1956 तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी साथियों। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आपको जैसा कि पता है साथियों जो स्विचिंग डिवाइस थी वो हमने डिस्कस किया है, चाहे मार्क 1 हो, चाहे एनिएक हो, चाहे एडसेक हो, चाहे एडवेक हो, चाहे यूनिवेक। साथियों वह वैक्यूम ट्यूब एज ए लॉजिकल डिवाइस काम करती थी। तो साथियों स्विचिंग डिवाइस थी वैक्यूम ट्यूब्स प्रथम पीढ़ी में। यदि पूछ ले साथियों वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम आती थी, तो स्विचिंग डिवाइस प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। और जो स्टोरेज डिवाइस थी साथियों हमने पढ़ा है मार्क 1 में, कौन सा? मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था साथियों एज ए स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी के लिए। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति थी साथियों 333 माइक्रोसेकंड्स। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति है। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें साथियों जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आज की पीढ़ी के कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहें तो साथियों विंडो बेस कंप्यूटर चलते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 तक आ चुका है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों जो प्रारंभिक कंप्यूटर थे उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेट होने का तरीका था वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथियों जो प्रारंभिक कंप्यूटर थी उनकी जो भाषा थी वो मशीनी भाषा थी। मशीनी भाषा कौन सी? मशीनी भाषा होती है साथियों बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1। तो प्रारंभिक कंप्यूटर की जो भाषा थी वो मशीन लैंग्वेज थी, मशीनी भाषा, या आप कह सकते हैं जीरोज और वंस, यानी कौन सा साथियों? बाइनरी भाषा।
बाइनरी नंबर या बाइनरी भाषा आप कह सकते हैं। ये था साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की भाषा, आप कहें तो मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी साथियों? प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो गणना करने में बहुत ही मंद गति से गणनाएं होती थी साथियों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी वो गति, गणना करने की जो गति थी वो गतिमंद थी और आकार बहुत बड़ा था साथियों, आकार बड़ा था। जैसे साथियों जॉन वॉन न्यूमैन ने साथियों एक कंप्यूटर का आविष्कार किया, एडवेक कंप्यूटर साथियों 30 टन वजनी था और एक कमरे से भी बड़ा उसका आकार था और 150 फीट उस चौड़ा था, यानी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मकान के जितना कंप्यूटर था जॉन वॉन न्यूमैन ने जो आविष्कार किया था साथियों। और आपको पता है कि जॉन वॉन न्यूमैन जो था वो साथियों कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक था। उसने 1948 में प्रथम कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था। यदि साथियों आपने इतिहास पढ़ा है, नोट किया है तो नोट डाउन कर लें। इतिहास में 1948 में जॉन वॉन न्यूमैन ने साथियों कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था और वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक था। अब साथियों हम उपयोग की बात करें तो उपयोग साथियों सामान्य उद्देश्य में उपयोग इसका होने लगा, सामान्य वाणिज्यिक क्रियाओं में इसका उपयोग होने लगा। आप कह सकते हैं इनका उपयोग वाणिज्यिक क्रियाओं में होने लगा, वाणिज्यिक क्रियाओं में। और दूसरा उपयोग आप पढ़ ही चुके हैं साथियों, मैंने मार्क 1 का उपयोग बताया है इतिहास में, चाहे एनिएक ले लें, चाहे यूनिवेक ले लें, ये सभी कंप्यूटर साथियों प्रथम पीढ़ी के हैं और इनके उपयोग मैं बता चुका हूँ। ये है साथियों प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी, क्या स्विचिंग डिवाइस थी, क्या इसमें स्टोरेज डिवाइस, क्या गति, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी भाषा और क्या इसकी विशेषताएं थी और क्या इसके उपयोग थे। ये है साथियों कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी। साथियों कंप्यूटर में जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। स्विचिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इसके साथ साथ गति भी बढ़ती गई है। स्टोरेज डिवाइस साथियों और मतलब इसमें इम्प्रूव होता जाएगा, स्विचिंग डिवाइस में इम्प्रूव होता जाएगा, उसकी वजह से आकार कंप्यूटर का और छोटा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेगा, भाषा भी बदलेगी और गति बढ़ती जाएगी और आकार छोटा होता जाएगा। तो साथियों हम चलते हैं कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी की तरफ, जहां साथियों वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लेगा ट्रांजिस्टर। तो साथियों कंप्यूटर की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पीढ़ी का जो साथियों टाइम था वो 1956 से 1963 तक। सेकंड पीढ़ी में साथियों जो महत्वपूर्ण खोज थी कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी बनने का कारण, उसका साथियों कारण था स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस अभी तक फर्स्ट पीढ़ी में आपने काम में लिए थी वैक्यूम ट्यूब्स, अब उसका साथियों स्थान लेगा ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब आकार में बहुत बड़े थे, उसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, जबकि ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे होने की वजह से साथियों कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया। तो आप विशेषताओं में भी देखें तो सेकंड पीढ़ी की विशेषता है आकार में कमी। ट्रांजिस्टर के जो काम करने की साथियों गति तेज़ थी, इसलिए ये तीव्र गति हो गई। इसकी जो साथियों कॉस्ट थी उसमें भी कमी आई, ऊर्जा की खपत में भी कमी आई। ये आप सेकंड पीढ़ी की प्रमुख विशेषताएं कह सकते हैं। सेकंड पीढ़ी में साथियों जो स्विचिंग डिवाइस के साथ जो बदली है वो स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस फर्स्ट पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम काम में ली गई, लेकिन अब सेकंड पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो साथियों जो फर्स्ट पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बदल गया है मल्टी बैग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने लगा। भाषा साथियों अभी तक मशीन लैंग्वेज काम में ली जाती थी, सेकंड पीढ़ी में उस भाषा में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और असेंबली लैंग्वेज या असेंबली भाषा को आप कह सकते हैं उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज का काम होने लगा, इसमें इस्तेमाल होने लगा सेकंड पीढ़ी में। और गति साथियों गति में भी वृद्धि हुई है और 10 माइक्रोसेकंड, अभी तक गति थी 333 माइक्रोसेकंड, अब गति है 10 माइक्रोसेकंड। और साथियों मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की विशेषताओं की हमने बात कर ली है। और उपयोग जो था साथियों इन्वेंट्री फाइल अपडेशन में उपयोग होने लगा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में उपयोग होने लगा। अब साथियों इसको हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे थर्ड पीढ़ी, यानी
थर्ड पीढ़ी में साथियों क्या इस्तेमाल होने लगा, क्या ट्रांजिस्टर को कोई और रिप्लेस करेगा, बिल्कुल रिप्लेस करेगा, कैसे रिप्लेस होगा, और क्या थर्ड पीढ़ी की विशेषताएं, क्या उपयोग है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं तीसरी पीढ़ी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में साथियों इस्तेमाल होने लगी स्विचिंग डिवाइस आईसी। और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जो टाइमिंग था, पहली पीढ़ी 1940 से 56, दूसरी 56 से 63 और तीसरी पीढ़ी थी साथियों 1964 से 1971। स्विचिंग डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट साथियों ट्रांजिस्टर से भी आकार में बहुत छोटे होने लगे। और इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ ही स्टोरेज डिवाइस, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तीसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ। पहली पीढ़ी में साथियों आपको पता ही है मैग्नेटिक ड्रम, यानी साथियों स्विचिंग डिवाइस, आप वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आप पहुंच चुके हैं इंटीग्रेटेड सर्किट पे। स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी और तीसरी पीढ़ी में आप मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करने लगे। साथियों कंप्यूटर की गति में भी वृद्धि हो रही है। 333 माइक्रोसेकंड था, फिर 10 माइक्रोसेकंड, अब जो तीसरी पीढ़ी की गति है वो 100 नैनोसेकंड है। और ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों शुरुआत में पहली पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी पीढ़ी में होने लगा जो मल्टी बैग ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ साथियों जो तीसरी में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल हुआ है। भाषा में साथियों मशीन लैंग्वेज से शुरुआत हुई, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, तीसरी पीढ़ी में जो लैंग्वेज है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का नेक्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं कोबाल और फोर्ट्रेन का इस्तेमाल हुआ। अब इसकी विशेषताएं क्या है साथियों, एक तो इसका आकार कम हुआ। इसकी विशेषताएं साथियों दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। रिमोट ऑपरेटिंग यानी रिमोट प्रोसेसिंग, यानी आप उस कंप्यूटर के पास नहीं बैठे, कहीं किसी और स्थान पे बैठे हैं, उस कंप्यूटर को आप प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा साथियों इनपुट और आउटपुट पर जो नियंत्रण है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगा। अभी तक साथियों पहली और दूसरी पीढ़ी में आप नोट करके लिखें, पहली और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में जो इनपुट दिया था वो साथियों इनपुट दिया जाता था पंच कार्ड की सहायता से, जैसे कि टेबुलेटिंग मशीन में होता था, पंच कार्ड की सहायता से इनपुट दिया जाता था। लेकिन साथियों तीसरी पीढ़ी में इनपुट जो दिया जाने लगा वो कीबोर्ड और माउस की सहायता से दिया जाना, यानी साथियों कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस की शुरुआत हुई थी तीसरी पीढ़ी में। उससे पहले कंप्यूटर में इनपुट पंच कार्ड की सहायता से होता था। ये विशेषताएं हैं और इसका उपयोग साथियों जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका उपयोग आज भी आप देखते हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे या हवाई टिकट हमारे बुक करना है तो ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो सिस्टम है साथियों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन जो सिस्टम है या रिजर्वेशन सिस्टम है, ये शुरुआत हुई थी साथियों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी 1964 से 71 के एरा में। और इसका जो उदाहरण है तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर वो IBM सिस्टम 360। अब साथियों इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट को और ज़्यादा लेवल पे यानी अल्ट्रा लार्ज और लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे कौन सी पीढ़ी काम करेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर की पीढ़ियों को आगे बढ़ाते हैं और चौथी पीढ़ी डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आपको पता है 1940 से 56, दूसरी पीढ़ी 56 से 63, तीसरी 64 से 1971 और चौथी पीढ़ी थी साथियों 1972 से 1980 तक। और चौथी पीढ़ी में साथियों जो तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट काम में लिया गया उसको साथियों और बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगे इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आप कह सकते हैं स्विचिंग डिवाइस बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल होने लगा 1972 से 1980 में, यानी आप कह सकते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। और या इसको आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। साथियों एज ए मेमोरी भी चेंज हुई है और मेमोरी यूज़ होने लगी सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर होते हैं साथियों जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्योंकि आईसी लगने लगी थी साथियों जर्मेनियम और सिलिकॉन की चिप पर। तो साथियों इसमें जो गति है उसमें भी वृद्धि आई, 300 नैनोसेकंड गति हुई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हुई साथियों टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स काम में लेने, वहाँ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ साथियों टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने लगा। अब इसके साथियों विशेषताएं क्या थी, इसके आकार में कमी आई, इसकी गति में तेजी आई, यानी पिछली पीढ़ी से इस
इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति तेज़ थी और आकार और छोटा होने लगा। पिछली पीढ़ी में भाषा इस्तेमाल हुई फोर्ट्रैन और कोबोल, यहाँ भी भाषा फोर्ट्रैन और कोबोल, लेकिन उसका साथियों नेक्स्ट जनरेशन यानी फोर्ट्रैन 77 और कोबाल 74 और एक नई भाषा, वो भी उच्च स्तरीय भाषा इन हाई लेवल लैंग्वेज पास्कल का इस्तेमाल होने लगा। अब इसका उपयोग साथियों पिछली पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका जो उपयोग है साथियों वो होने लगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में उपयोग होने लगा। और इसके उदाहरण है एप्पल सेकेंड और इंटेल 4004 चिप। अब साथियों हम पढ़ते हैं पांचवी पीढ़ी जो 1981 से लेकर वर्तमान तक, और पांचवी पीढ़ी की साथियों महत्वपूर्ण खोज थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जो खोज हुई थी, उसको हम आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो साथियों कंप्यूटर की पीढ़ियों में लास्ट और पांचवी पीढ़ी है और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पांचवी पीढ़ी साथियों आज भी चल रही है और पांचवी पीढ़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पांचवी पीढ़ी की शुरुआत हुई थी 1981 में और वर्तमान समय में पांचवी पीढ़ी चल रही है। पांचवी पीढ़ी में जो स्विचिंग डिवाइस थे वो साथियों आईसी को ही काम में लिया गया, लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पे यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज लिया गया है। और इसमें साथियों स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क यानी आप देखते हैं सीडी ऑप्टिकल डिस्क या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होने लगा। और इसकी जो गति है साथियों 3 गीगाहर्ट्ज़ यानी एक सेकंड 3 गीगाहर्ट्ज़ प्रति सेकंड। 3 गीगाहर्ट्ज़ प्रति सेकंड का मतलब होता है साथियों एक सेकंड्स के अंदर 3 अरब से भी ज़्यादा गणनाएं की जा सकती है। साथियों सोचिए 3 अरब गणनाएं एक सेकंड में, ये गति थी इसकी। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप साथियों आजकल जो यूज़ लेते हैं विंडो 10, विंडो XP और विंडो 98, ये ऑपरेटिंग सिस्टम साथियों काम में लिया जाने। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कह सकते हैं नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें यूज़ होने लगा। पांचवी पीढ़ी में साथियों लैंग्वेज काम में ली जाने लगी C, फिर C++, फिर जावा, और आजकल साथियों सबसे ज़्यादा यूज हो रही है जावा। और इसका जो विशेषताएं हैं साथियों पांचवी पीढ़ी की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कंप्यूटर एक मानव, एक जीवित प्राणी की तरह बिहेव करने लगा। जैसे साथियों एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं, यदि फ़ोन ओवर हीटेड हो रहा है यानी गर्म हो रहा है तो वो चार्जिंग स्टॉप कर देगा। कई सारे प्रोग्राम या एप्लीकेशन जो चल रही है उनको फोर्सफुली क्लोज कर देगा, या कई बार साथियों फोर्सफुली फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है। ये साथियों एग्जाम्पल है एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक मानव की तरह बिहेव करना कंप्यूटर का। और इसका जो उपयोग है साथियों करेक्टर इमेज रिकग्नाइजेशन, और इसका सबसे ज़्यादा करेक्टर इमेज रिकग्नाइजेशन का एक मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे साथियों क्लियरिंग हाउस में चेक जाता है तो चेक पर जो चेक के नंबर होते हैं और चेक पर एक और नंबर होता है MICR नंबर, और माइक्रो कोड जो होता है उसकी सहायता से साथियों कंप्यूटर ये पढ़ लेता है कि इसकी डिटेल क्या है, इस चेक के पीछे की डिटेल, यानी ये कौन से अकाउंट नंबर का है, इसमें कितना फंड इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये है साथियों पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर यानी वर्तमान समय का कंप्यूटर। ये है साथियों कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियाँ, और कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए साथियों इसको जरूर और ध्यान से पढ़ें। अब साथियों इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में। कंप्यूटर के परिचय का अगला पार्ट है साथियों कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर को किस किस टाइप से इसको बांटा जाता है, उसके बारे में साथियों डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो साथियों कंप्यूटर के परिचय को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण। अभी तक हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है और कंप्यूटर की क्या पीढ़ियाँ थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और डिस्कस करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। साथियों कंप्यूटर को कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं, अलग अलग भागों में कैसे बांट सकते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के वर्गीकरण की हम बात करें तो कंप्यूटर का वर्गीकृत कर सकते हो आप आकार के आधार पर, यानी भिन्न भिन्न आकार के कंप्यूटर होते हैं। दूसरा कंप्यूटर का वर्गीकरण आप कर सकते हैं अनुप्रयोग या उपयोग के आधार पर, उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर। और तीसरा और महत्वपूर्ण कंप्यूटर का वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर, यानी किस उद्देश्य के लिए आप
कंप्यूटर काम में ले रहे हैं उद्देश्य के आधार पर। यह है साथियों कंप्यूटर का वर्गीकरण। आप कंप्यूटर को मेनली 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, आकार के आधार पर, उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो साथियों हम बात करें कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। साथियों आकार के आधार पर ऐसे नहीं है कि छोटा कंप्यूटर, मध्यम कंप्यूटर और बड़ा कंप्यूटर, ऐसे नाम नहीं होते, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में इस तरह के नाम नहीं होंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में नाम होंगे साथियों आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है वो पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। अब साथियों माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। माइक्रो के बाद दूसरे नंबर का आकार के आधार पर कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद तीसरे नंबर का आकार के आधार पर साथियों कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और आकार के आधार पर चौथा कंप्यूटर है जो आप सभी ने सुना होगा साथियों सुपर कंप्यूटर। और आप माइक्रो से मिनी, मिनी से मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर की तरफ चलेंगे तो इन साथियों इन कंप्यूटर का आकार बढ़ता ही जाएगा। यानी माइक्रो कंप्यूटर इन कंप्यूटर सबसे छोटा, फिर मिनी, फिर उससे बड़ा मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर इन कंप्यूटर में सबसे बड़ा होता है। इनकी क्या क्या विशेषताएं उनकी, इनकी स्पीड क्या होती है, इनमें कौन से प्रोसेसर लगे होते हैं, इनके रिलेटेड कौन कौन सी खोज है, जैसे सुपर कंप्यूटर का कोई एग्जाम्पल मेन फ्रेम, ये सारा हम डिटेल स्टडी अभी करने वाले हैं। फिर दूसरे वर्गीकरण के दूसरे पार्ट की मैं बात करूँ तो उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर साथियों कंप्यूटर को अलग अलग फील्ड में उपयोग में लिया जाता है। जैसे चिकित्सा के फील्ड में उपयोग में लिया जाता है, जैसे आप कहें कार या गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ भी कंप्यूटर उपयोग होता है, या पेट्रोल पंप पे भी कंप्यूटर उपयोग होता है। तो ये उपयोग के आधार पर बात करें तो उपयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं साथियों। डिजिटल यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें डिजिटल यानी डिजिट या अंक का इस्तेमाल होता है, डिजिटल कंप्यूटर। और दूसरा कंप्यूटर साथियों होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरा और महत्वपूर्ण कंप्यूटर साथियों उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड का मतलब आप समझते ही होंगे साथियों, हाइब्रिड का मतलब मिश्रित, जो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित कंप्यूटर होता है वो हाइब्रिड। और इसके बारे में हम साथियों डिटेल स्टडी अभी करने वाले हैं, एक एक करके सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। और उद्देश्य के आधार पर भी साथियों कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य यानी जनरली जो कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, और एक होता है साथियों विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी सामान्यतः जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है, आप कह सकते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और एक होता है विशेष या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशेष या विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो यह है साथियों कंप्यूटर के वर्गीकरण में कुछ प्रकार के कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण आप आकार के आधार पर, उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर इनको और आगे भागों में बांट सकते हैं। आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर, उपयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर और उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब साथियों हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों हम कंप्यूटर के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, उनमें प्रत्येक की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह का उनका आकार होता है, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला है साथियों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी साथियों 1970 के दौर में, जब इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। यानी माइक्रो प्रोसेसर यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन की चिप पर आपको पता है कि बहुत सारे आईसीज यानी बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट एक लार्ज स्केल पर यानी बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट को जर्मेनियम और सिलिकॉन की चिप पर व्यवस्थित करके माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। तो माइक्रो कंप्यूटर को आप कह सकते हैं साथियों, इतना छोटा है इसका आकार कि आप इसको कह सकते हैं कंप्यूटर ऑन चिप। कंप्यूटर ऑन चिप। और इसमें यूज हुआ था साथियों माइक्रो प्रोसेसर।
और इसका जो आकार था साथियों छोटा था, यानी शुरुआती जो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, शुरुआत में जो लैपटॉप या शुरुआती जो मोबाइल यानी सेल फोन की शुरुआती जो रेंज थी, चाहे एप्पल का मोबाइल हो चाहे ब्लैकबेरी का मोबाइल हो, ये सारे साथियों माइक्रो कंप्यूटर थे। अब आते हैं साथियों मिनी कंप्यूटर के आधार पर। मिनी कंप्यूटर क्या आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर की बात की तो क्या माइक्रो से बड़ा? बिल्कुल साथियों, माइक्रो के बराबर भी आकार के मिनी कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इससे बड़ा भी मिनी कंप्यूटर हो सकता है, यानी मिनी कंप्यूटर का वजन 50 किलो तक भी हो सकता है। तो माइक्रो से आप इसका कह सकते हैं इसका जो आकार था वो मध्यम आकार। इसमें भी साथियों माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं मिनी कंप्यूटर में भी। लेकिन साथियों आज के दौर के कंप्यूटर या लैपटॉप की बात करें तो वो है साथियों मिनी कंप्यूटर। और शुरुआती 1970, 80, 90 के दौर के कंप्यूटर की बात करें, डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहे लैपटॉप कंप्यूटर चाहे मोबाइल फ़ोन, वे साथियों थे माइक्रो कंप्यूटर। और आज के दौर के कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। कारण क्या है साथियों? कारण ये है कि माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सिंगल यूजर कंप्यूटर, यानी आप कह सकते हैं इसमें जो कंप्यूटर थे वे सिंगल यूजर थे, सिंगल यूजर। जबकि जो मिनी कंप्यूटर है वे थे साथियों मल्टी यूजर है। जैसे आज का जो कंप्यूटर है उसको एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति काम कर सकता है, 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, 5 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर। जो शुरुआती कंप्यूटर था साथियों माइक्रो कंप्यूटर, वो एक ही टास्क करता था एक समय, यानी ये मल्टीटास्किंग नहीं था, एक ही टास्क एक समय में एक ही टास्क पे ये काम करता था। जबकि आज का जो मिनी कंप्यूटर है वो साथियों मल्टी यूजर के साथ में मल्टीटास्किंग भी है, यानी अलग अलग यूजर अलग अलग काम कर सकते हैं और एक ही यूजर 2 या 2 से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे साथियों आपको पता है कि कंप्यूटर में आप कैलकुलेटर चला रहे हैं, उसके साथ आप ब्राउज़र भी ओपन करके रख सकते हैं, उसके साथ और भी कुछ वीडियो प्ले करके रख सकते हैं। तो ये है साथियों मल्टीटास्किंग, यानी कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम कर सकता है। और ये आया था साथियों मिनी कंप्यूटर में। अब माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करें स्पीड की, तो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी कम थी, मिनी कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ने लगी। अब हम बात करें, थोड़ी सी बात पहले मेन फ्रेम और सुपर की कर लेते हैं, फिर इन चारों की पुनः एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर साथियों क्या होता था कि आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़ा, आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, आकार में मिनी कंप्यूटर से बड़ा है इसका आकार। यानी आप इसको कह सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार एक छोटे कमरे के जितना हो सकता है, सामान्य कमरा आप कह सकते हैं, यानी सामान्य कमरे के बराबर मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा, या आप कह सकते हैं सामान्य कमरे के बराबर। अब साथियों हम बात कर लेते हैं एक बार सुपर कंप्यूटर के आकार की, फिर इसकी पुनः एक बार स्टडी करते हैं। तो साथियों सुपर कंप्यूटर का जो आकार है वो सामान्य कमरे से बड़ा, यानी मेन फ्रेम से बड़ा, सामान्य कमरे से बड़ा आकार होता है सुपर कंप्यूटर का। यह है कंप्यूटर के आकार के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे साथियों, जैसे जैसे आप सुपर कंप्यूटर की तरफ जाएंगे, इन कंप्यूटर की गति बढ़ती जाएगी, मेमोरी भी बढ़ती जाएगी, यानी स्टोरेज करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। माइक्रो कंप्यूटर का जो मेमोरी थी वो ना के बराबर, यानी आप शुरुआती कंप्यूटर की बात करें तो रैम की बात करें तो 32 MB 64 MB रैम आती थी। और आज के युग की मिनी कंप्यूटर की बात करूँ डेस्कटॉप या लैपटॉप की, तो लैपटॉप में रैम आने लगी है साथियों 4 GB 8 GB तक रैम आने लगी है। तो साथियों देखिए कहाँ 64 MB और 32 MB, और कहाँ आपको पता है कि 1 GB में 1024 MB होता है, तो कहाँ 4 GB रैम, कहाँ 8 GB रैम। तो ये रैम बढ़ने लगी है। और बात करें हम रोम की या हार्ड डिस्क की बात करें तो शुरुआत में साथियों 1 GB भी हार्ड डिस्क नहीं आती, आज तो TB में हार्ड डिस्क आती है। तो साथियों जैसे जैसे आप बात करें कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर का जो स्टोरेज था वो बहुत छोटा था, फिर मिनी में बढ़ा, मेन फ्रेम का स्टोरेज बहुत विशाल और सुपर का भी बहुत विशाल स्टोरेज आप कह सकते हैं। अब साथियों एक एग्जाम्पल हम और लें कि मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम और कंप्यूटर के यदि उपयोग की बात कर दी जाए, ये जैसे पर्सनल उपयोग के लिए आप काम में ले सकते हैं। उपयोग की बात करूं, पहले यूजर की बात कर दें। ये मेन फ्रेम भी साथियों मल्टी यूजर होता है, मल्टी यूजर यानी इस पे बहुत जने
काम एक साथ कर सकते हैं, मल्टी यूज़र, और ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग। अब साथियों सुपर के मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग की बात करने से पहले साथियों इनका उपयोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। ये जो माइक्रो कंप्यूटर है वो पर्सनल उपयोग में काम आता है, पर्सनल, यानी किसी एक व्यक्ति का कोई है, जैसे मोबाइल पर्सनल यूज लेना है, या शुरुआत के जो कंप्यूटर है वो पर्सनली यूज आते थे। जबकि ये जो मिनी कंप्यूटर है वो साथियों जो छोटी छोटी प्राइवेट फर्म यानी छोटे बिजनेसमैन बिजनेस में काम में आने लगा, यानी आप यहाँ कह सकते हैं इसका जो उपयोग है पर्सनल उपयोग था, इसका जो उपयोग था वो आप कह सकते हैं प्राइवेट फर्म इसको काम में लेने लगी, या आप अपने पर्सनल उपयोग में भी इसको काम में ले सकते हैं, जैसे आज के दौर के कंप्यूटर और लैपटॉप प्राइवेट फर्म में उपयोग होने लगा। अब साथियों बात करें, ये आपके क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप मेन फ्रेम और सुपर का उपयोग पढ़ेंगे, आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेन फ्रेम और सुपर, मिनी और माइक्रो में अंतर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर साथियों आज के दौर में हम बात करें तो मेन फ्रेम जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, या आप बात करें बैंकिंग की, बैंकिंग सिस्टम है, इस तरह के जो सिस्टम है, या सरकारी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है सरकारी डिपार्टमेंट जैसे टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट है, ये साथियों यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को। यानी आप कह सकते हैं बैंकिंग सिस्टम करते हैं साथियों, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे, या आप कह सकते हैं सरकारी विभागों में इस्तेमाल या उपयोग होता है। ये है साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। तो आप समझ चुके हैं सरकारी विभाग हो चाहे बैंक हो, इनमें सर्वर लगे होते हैं, और बैंक में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है, क्लियरिंग हाउस होता है वहाँ, और बैंक में जैसे पैसा जमा करना है, पैसा विड्रॉ करना है, ये सारे कार्य साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, और वहाँ मल्टी यूज़र होते हैं और मल्टीटास्किंग होती है, और बहुत बड़े पैमाने पर यूज़र काम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। अब बात करें साथियों सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है साथियों, मल्टी यूज़र भी होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर एक समय पर एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ऐसे तो मल्टीटास्क कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर की सहायता से, मल्टी यूज़र भी सुपर कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, लेकिन साथियों सुपर कंप्यूटर जो बनाया जाता है, या सुपर कंप्यूटर के उद्देश्य की हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर साथियों बनाया जाता है जैसे मौसम विभाग, मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करनी है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, अंतरिक्ष से संबंधित कोई शोध करना है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज होता है। तो सुपर कंप्यूटर का यूज आप कह सकते हैं उपयोग मौसम की जानकारी तथा अंतरिक्ष एवं वैज्ञानिक शोध में इस्तेमाल होता है या उपयोग होता है। अब साथियों आपकी बातें क्लियर हो गई होगी कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी मेमोरी सुपर कंप्यूटर के बराबर ही होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर से आप थोड़ी कम कह सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की मेन फ्रेम से मेमोरी कम होती है, स्पीड कम होती है, और माइक्रो की स्पीड तो बहुत कम होती है और मेमोरी भी कम होती है। यानी स्टोरेज और स्पीड की बात करूं, जैसे जैसे ऐसे जाएंगे स्पीड बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी। अब साथियों हम इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है। शुरुआत में जब माइक्रो कंप्यूटर आया था तो इसके उदाहरण, यानी माइक्रो कंप्यूटर का क्या उदाहरण है तो साथियों एप्पल मैक या आई मैक, ये साथियों आई मैक, या आप IBM ने शुरुआती माइक्रो कंप्यूटर बनाए थे। अब मिनी की बात करूं तो साथियों एक HP का 9000 या रिस्क 6000, ये उदाहरण है साथियों मिनी कंप्यूटर के। या आजकल के जो लैपटॉप और कंप्यूटर, शुरुआती लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण साथियों बात करें तो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है साथियों ICL 39, या आप कह सकते हैं यूनिवैक शुरुआती नहीं साथियों, यूनिवैक 1110,
यूनिवैक 1110 यानी यूनिवैक शुरुआती यूनिवैक नहीं साथियों, प्रथम पीढ़ी वाला यूनिवैक नहीं जो जेपी एकर्ड और जॉन मोचले ने बनाया वो यूनिवैक नहीं, उसमें और सुधार किया। अब सुपर कंप्यूटर के इतिहास की बात करें साथियों, कई बार सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साथियों जो सुपर कंप्यूटर था, प्रथम सुपर कंप्यूटर करे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। ये अमेरिकन कंपनी थी। करे रिसर्च कंपनी ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, सीडीसी नाम का सुपर कंप्यूटर, और उस कंप्यूटर की खोज हुई थी साथियों 1964 में। सीडीसी कंप्यूटर पहला, आप कह सकते हैं पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में करे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, सीडीसी कंप्यूटर। इसमें और सुधार करके साथियों करे रिसर्च कंपनी ने ही 1976 में बनाया था साथियों करे वन नाम का कंप्यूटर बनाया था, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की साथियों जो स्पीड मापी जाती है वो स्पीड मापी जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन में, यानी 1 सेकंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन यानी फ्लॉप्स में इसकी स्पीड मापी जाती है। स्पीड मापनी है आपको यदि सुपर कंप्यूटर की, तो आप इसको स्पीड के मापन होता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये होती है साथियों सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो साथियों प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका सही नाम जैसे हमने डिस्कस किया सीडीसी, इसका सही जो नाम था वो था साथियों सीडीसी 6600, और इसकी जो स्पीड थी वो थी साथियों 1 मेगा फ्लॉप्स। ये स्पीड थी पहले सुपर कंप्यूटर की। अब साथियों जो वर्तमान में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में साथियों एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6600 करे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। इसका विकसित मॉडल इन्होंने दिया था 1976 में और जिसका नाम था करे वन, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब साथियों जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, और जो जापानीज कंपनी ने बनाया है साथियों, जापान की एक कंपनी है उसने बनाया है, और इसकी जो स्पीड है फुगाकू की स्पीड है साथियों 415.5 पेटाफ्लॉप्स, ये स्पीड है साथियों 415.5, और ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी तक का, और ये लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर अभी बनाया है साथियों। अब हम बात करें साथियों भारत के सुपर कंप्यूटर की, यानी इंडिया में कितने सुपर कंप्यूटर अभी तक बने हैं। तो साथियों इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर था, साथियों बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था साथियों परम, हिंदी में आप लिख सकते हैं ऐसे परम। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था परम, और इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था सीडेक कंपनी ने। सीडेक कंपनी ने इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर परम नाम का बनाया था, और इसका साथियों लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। लेटेस्ट वर्जन है परम 10,000, परम 10,000, ये है लेटेस्ट इस मॉडल में सुपर कंप्यूटर। अब साथियों ये है साथियों सुपर कंप्यूटर के बारे में हम डिटेल स्टडी, यानी बड़ी वैज्ञानिक खोज करनी है या अंतरिक्ष से रिलेटेड खोज करनी है या मौसम के अकॉर्डिंग कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज होता है। बैंक में, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में, सरकारी विभागों में मेन फ्रेम यूज होता है, और मिनी कंप्यूटर जैसे हम पर्सनल छोटी प्राइवेट फर्म में या पर्सनल उपयोग में आजकल जो कंप्यूटर ले रहे हैं वो है साथियों मिनी कंप्यूटर। और 1980-90 के दौर का जो कंप्यूटर था वो था माइक्रो कंप्यूटर। तो साथियों मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आकार के आधार पर कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं साथियों अनुप्रयोग या उपयोग के आधार पर कंप्यूटर, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, उसके बारे में डिटेल स्टडी। कोई साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकता है साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के वर्गीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं, और कंप्यूटर का सेकंड वर्गीकरण हमने किया था उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। और उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर होता है 3 प्रकार का, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो साथियों हम डिस्कस करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है साथियों, भौतिक राशियों की जो मात्राएं होती है उनको अंकों में प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे वजन है, तापमान है, लंबाई है या गति है, इन राशियों को साथियों अंकों में प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे वजन मापने की मशीन है, आपका वजन जैसे 80 किलो, 90 किलो, ये क्या है साथियों अंकों में है। आपका वजन है भौतिक राशि
और उसको अंकों में प्रस्तुत किया, वो कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर है, गाड़ी में स्पीड का जो मीटर लगा हुआ है, वो साथियों गाड़ी की जो स्पीड है वो भौतिक राशि है, उसकी मात्रा को अंकों में प्रस्तुत करना, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है साथियों एनालॉग कंप्यूटर का काम। तो एनालॉग कंप्यूटर हम कह सकते हैं साथियों भौतिक राशियों जैसे लंबाई, वजन, तापमान, गति आदि की मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करना या बदलना, अंकों में प्रस्तुत करना, ये होता है साथियों एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक राशियाँ जितनी भी है साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती है, उन सभी भौतिक राशियों को अंकों में प्रस्तुत करना या बदलना किसका काम होता है? एनालॉग कंप्यूटर। यह आप एनालॉग कंप्यूटर की परिभाषा कह सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण साथियों, उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण वजन मापने का यंत्र, स्पीड मापने का यंत्र, स्पीडोमीटर, या आप कह सकते हैं तापमापी, या आप कह सकते हैं सिस्मोग्राफ, जो भूकंप मापने का यंत्र है। यह है साथियों एनालॉग कंप्यूटर, भौतिक राशियों की मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करता है एनालॉग कंप्यूटर। अब साथियों हम बात करते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, यानी ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट पर काम करता है, यानी अंकों पर काम करने वाला कंप्यूटर। नाम से स्पष्ट है डिजिटल, यानी डिजिट पर वर्किंग करने वाला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। और आजकल के दौर के साथियों जो भी आप लैपटॉप और कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड और माउस से आप इनपुट देते हैं, वे सारे डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि आप इनपुट दे रहे हैं डिजिट में, यानी अंकों में इनपुट लेने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है साथियों? अंकों में जो भी आपसे इनपुट लेगा वो 0 और 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज या मशीन भाषा में उन अंकों को बदलेगा और फिर उन पे प्रोसेस करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में यानी डिजिट में ही आपको उत्तर देगा। यानी अंकों पर कार्य करने वाला कंप्यूटर, अंकों पर कार्य करने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। अंकों में दिए गए, आप कह सकते हैं अंकों में दिए गए इनपुट को बाइनरी भाषा, या आप कह सकते हैं बाइनरी भाषा या मशीन भाषा, बाइनरी भाषा या मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है साथियों। मशीन भाषा आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में जीरोज और वंस में बदलकर प्रोसेस करता है और तथा ये क्या करता है साथियों? तथा ये आपको रिजल्ट भी देता है अंकों में, रिजल्ट आपको अंकों में देगा, यानी आप कह सकते हैं आउटपुट भी अंकों में देता है। यानी इनपुट अंकों में लेगा, प्रोसेस उन पे करेगा और आउटपुट भी अंकों में देगा। उस तरह का जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर। जैसे साथियों वर्तमान समय में हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा? वर्तमान समय में जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की बात करें तो साथियों ये है डिजिटल कंप्यूटर। या साथियों आप बात करें जैसे जहाँ भी डिजिट में इनपुट देगा और डिजिट में भी आउटपुट देगा, एटीएम मशीन की बात करें, ये साथियों सारे क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। और आधुनिक कंप्यूटर भी आप इसको कह सकते हैं, आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। अब हम बात करें साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत ही आसान है साथियों। हाइब्रिड का मतलब मिश्रित। मिश्रित किसका?
एनालॉग और डिजिटल का। जो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रित कंप्यूटर है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर में आपको अभी मैंने डिस्कस किया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर साथियों, हाइब्रिड कंप्यूटर को आप ऐसा भी कह सकते हैं साथियों, एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें ये दोनों कंप्यूटर हो, एनालॉग और डिजिटल। तो साथियों ऐसा कौन से कंप्यूटर होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों काम में लेते हैं? किस तरह से काम में लेंगे साथियों? जैसे भौतिक राशियों की मात्राओं को एनालॉग कंप्यूटर की सहायता से आप अंकों में बदलेंगे। जैसे एनालॉग का काम है भौतिक राशियों की आदि की मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करता है एनालॉग कंप्यूटर। अब जो अंक एनालॉग कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा उस अंकों को एज ए इनपुट डिजिटल कंप्यूटर काम में लेगा और पुनः अंकों में ही डिजिट में दर्शा देगा, यानी डिजिटल अंक जो होंगे वो डिजिट में दर्शा देगा। तो वो क्या कहलाएगा साथियों? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कौन सा? जैसे वर्तमान समय में हम देखें तो कई सारी ऐसी गाड़ियां आई है जिसमें स्पीडोमीटर में कांटा या सुइया नहीं लगा होता है, स्पीड डिजिट में दिखाते हैं। तो वहाँ साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। कैसे? भौतिक राशि है गति की मात्रा को उसने एनालॉग कंप्यूटर ने अंकों में बदला, उस अंकों को एज ए इनपुट डिजिटल कंप्यूटर ने काम में लिया और आपको प्रदर्शित कर दिया अंकों में। उसने सुइया या बिना कांटे की सहायता से आउटपुट आपको दर्शा रहा है डिजिट में, तो वो वहाँ लगा हुआ साथियों डिजिटल कंप्यूटर, यानी एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी स्पीडोमीटर जो लेटेस्ट स्पीडोमीटर है, जो वर्तमान में जो स्पीडोमीटर काम में लिया जा रहा है, वर्तमान समय में कई गाड़ियों में स्पीडोमीटर जो डिजिटल आउटपुट देता है, डिजिटल आउटपुट देता है, वो क्या है साथियों? हाइब्रिड कंप्यूटर। और बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की तो साथियों चिकित्सा के फील्ड में हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे आप देखते हैं ईसीजी मशीन में क्या होता है कि साथियों ईसीजी में जैसे हार्ट बीट भौतिक राशि है, उसको साथियों एनालॉग कंप्यूटर क्या करेगा? अंकों में बदलेगा और उस अंक को डिजिटल कंप्यूटर एज ए इनपुट काम में लेते हुए डिजिट में ही उसका रिजल्ट दिखाएगा। तो दूसरा साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर काम में आ रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर काम में आ रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे ईसीजी। और बात करें साथियों डायलिसिस, ये जितने भी प्रोसेस है और भी चिकित्सा के क्षेत्र में कई जांचें हैं, उनमें हाइब्रिड कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और पहले एनालॉग और फिर उस पर यदि डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेशन करें तो उसको कहते हैं साथियों हाइब्रिड कंप्यूटर। अब साथियों हम कंप्यूटर के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कोई साथी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकता है साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा और लास्ट कंप्यूटर का वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों हम डिस्कस करके आए हैं दो प्रकार के, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य। तो साथियों हम डिस्कस करते हैं कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। जो आजकल साथियों हम जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप काम में लेते हैं, जो कंप्यूटर काम में लेते हैं, जो घरों में या ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज होता है वो साथियों होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। जैसे किसी कंप्यूटर को हमने ऑफिस के कार्य में काम ले लिया, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को ऑफिस के कार्य में काम ले लिया, उस पर इंटरनेट चला के ब्राउज़र में कुछ सर्च कर लिया, जैसे उस पर कोई मूवी देख ली, उस पर कोई वीडियो चला लिया, उस पर गाने सुन लिए, उस पर घर का हिसाब किताब रख लिया, यानी उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चलता है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, यानी सामान्य उद्देश्य के काम आने वाले कंप्यूटर। जिस सामान्य उद्देश्यों में काम आने वाले कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कैसे काम आने वाले कंप्यूटर अभी हमने डिस्कस किया। जैसे साथियों सामान्य उद्देश्य की हम बात करें तो जैसे डेटाबेस तैयार करना, उनका प्रिंट निकालना,
या इंटरनेट चलाना। ये साथियों सामान्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। इंटरनेट चलाना, प्रिंट निकालना, डेटाबेस तैयार करना यानी स्प्रेडशीट तैयार करना, यानी मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट है, हिसाब किताब रखना, या आप कह सकते हैं हिसाब किताब रखना यानी इन्वेंट्री फाइल। ये जो इन उद्देश्यों के लिए जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है वो होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी केवल विशेष उद्देश्यों के लिए, केवल विशेष उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य कैसे साथियों? विशेष उद्देश्य के लिए कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो केवल एक फिक्स उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है। जैसे साथियों अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड कोई कंप्यूटर, या उपग्रह से संबंधित कोई कंप्यूटर, या साथियों हम बात करें जैसे कृषि विज्ञान से रिलेटेड कोई कंप्यूटर, या मौसम विज्ञान से रिलेटेड कोई कंप्यूटर, या इंजीनियरिंग शोध जैसे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी आप कह सकते हैं बात करें मौसम से संबंधित कोई कंप्यूटर, यानी मौसम विभाग की जानकारी या भविष्यवाणी मौसम से संबंधित, या साथियों अंतरिक्ष शोध में काम आने अंतरिक्ष से संबंधित कोई कंप्यूटर, या साथियों आप कह सकते हैं उपग्रह से संबंधित कोई कंप्यूटर, या कृषि विज्ञान से संबंधित कोई कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, या आप कह सकते हैं कोई वैज्ञानिक शोध से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर वैज्ञानिक शोध, या इंजीनियरिंग शोध, वैज्ञानिक शोध। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो साथियों विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी अंतरिक्ष के रिलेटेड कोई शोध करने वाला कंप्यूटर। आप चाहें कि मैं उसको डेटाबेस तैयार करने में इस्तेमाल कर लूँ या प्रिंट निकालने में इस्तेमाल कर लूँ, वो इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वो विशेष उद्देश्य के लिए होगा। तो साथियों ये होते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य के लिए, और जो सामान्य कार्य होते हैं उनके लिए जो कंप्यूटर होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ये है साथियों कंप्यूटर का वर्गीकरण, चाहे आकार के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर, अनुप्रयोग या उपयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर, और उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर। अब साथियों इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में, और हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के उपयोग और कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड कुछ सामान्य प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर कंप्यूटर परिचय को हम आगे बढ़ाएंगे, और कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, चाहे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर हो, चाहे कंप्यूटर का CPU, मेमोरी, या कंप्यूटर के संगठन की बात करूं, संगठन और आर्किटेक्चर एक ही जैसा है। फिर साथियों कंप्यूटर को आगे बढ़ाएंगे और कंप्यूटर में पार्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।